Assalamu alaikum ji. I hope you are doing good. This is Advocate Usman Abid and you are watching the law session. In today's session we will do the part 3 of Specific Relief Act. ये प्रिवेंटिव रिलीफ से रिलेटेड है. अब इसमें दो ही चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 9 एंड 10, सेक्शन 52 टू सेक्शन 57 है. इसमें आज हम इसको कंप्लीट करेंगे और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा. प्रिवेंटिव रिलीफ यानी किसी को रोकने का रिलीफ, जो अगर आप कोर्ट में जाके किसी को कोर्ट को सीख करते हैं कि किसी को किसी काम से रोका जाए, कोर्ट प्रिवेंटिव रिलीफ ग्रांट करे, ये उससे रिलेटेड है. अब चैप्टर नंबर 9 में जो सेक्शन 52 है, जो फर्स्ट सेक्शन है, वो हमें एक जनरल बता रहा है कि ये प्रिवेंटिव रिलीफ जो कोर्ट ने ग्रांट करना है ये कैसे करेगी. प्रिवेंटिव रिलीफ इज़ ग्रांटेड एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट बाय इंजंक्शन, टेम्परेरी और परपेचुअल. पहली बात ये बता दी गई कि ये जो रिलीफ है प्रिवेंटिव रिलीफ, वो एक कोर्ट की डिस्क्रिशन पे है. जैसे अदर रिलीफ्स हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने कोर्ट में जाना है तो कोर्ट ने आपको इंजंक्शन ग्रांट करना ही करना है. वो कोर्ट ने अपने उस केस के फैक्ट सर्कमस्टांसेस सारी रिक्वायरमेंट्स देख के अगर कोर्ट सेटिस्फाई होती है तो वो ये ग्रांट करेगी आपको रिलीफ, अदरवाइज़ नहीं. पहली बात. सेकेंडली, ये बाई इंजंक्शंस के थ्रू प्रिवेंटिव रिलीफ कोर्ट ग्रांट करेगी. अब इंजंक्शन क्या होते हैं? हुक्म इम्तनाई. अब फर्दर आप यहाँ पे आगे एलेबोरेट किया है कि ये इंजंक्शंस जो हैं ये दो किस्म के होंगे, या ये टेम्परेरी होंगे या ये परमानेंट होंगे. ये सेक्शन 52 में बता दिया गया कि डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, और सेकेंडली ये थ्रू इंजंक्शन ग्रांट किया जाएगा रिलीफ, और लास्टली कि या तो ये टेम्परेरी होगा या परमानेंट. अब सेक्शन 53 में टेम्परेरी इंजंक्शन और परमानेंट इंजंक्शन को एक्सप्लेन किया गया. देखें, अगर सिंप्लीफाई मैं करूं तो इंजंक्शन होते क्या है? कोर्ट किसी को किसी काम करने का कहती है या उस किसी काम को करने से रोकती है, ये इंजंक्शन होते हैं. टेम्परेरी इंजंक्शन, नाम से ही अब क्या लगता है हमें कि ये परमानेंट नहीं है, ये किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए ग्रांट करेगी. Section states temporary injunctions are such as are to continue until a specified time or until the further order of the court. पहली बात जो पहले मैंने कह दी है कि ये एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होंगे या ये नेक्स्ट कोर्ट का जो ऑर्डर होगा तब तक के लिए टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट किए जाते हैं. दे मे बी ग्रांटेड एट एनी पीरियड ऑफ ए सूट. अब दूसरी बात यहाँ पे ये कर दी गई है कि ये जो टेम्परेरी इंजंक्शन है ये सूट की किसी भी स्टेज पे अगर किसी पार्टी को फील होता है कि उसने टेम्परेरी इंजंक्शन उसको दिया जाए तो वो अप्लाई कर सकता है. कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने सूट फाइल किया उसी वक्त आपने साथ टेम्परेरी इंजंक्शन के लिए आपने अप्लाई कर देना. अगर ज़रूरत नहीं है तो कोई मसला नहीं. अगर एट लेटर स्टेज आपको फील होता है कि येस अब मुझे टेम्परेरी इंजंक्शन कोर्ट से सीख करना चाहिए, द अदर पर्सन इज़ वायलेटिंग योर राइट्स, तो इस सिचुएशन में आप किसी भी स्टेज पे जब व्हेन एवर यू फील कि आपको टेम्परेरी इंजंक्शन दिया जाना चाहिए आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो. एंड आर रेगुलेटेड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर. अब इसमें यहाँ पे ये क्लियर कट बता दिया गया कि ये जो टेम्परेरी इंजंक्शन होंगे ये CPC से रेगुलेट किए जाएंगे. अब CPC में ऑर्डर 39 रूल 1-2 उसके अकॉर्डिंगली हम टेम्परेरी इंजंक्शन के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं. अगर इसकी मैं जनरल डिस्कशन करूं, ये देखें ये टेम्परेरी इंजंक्शन जिसको आम ज़ुबान में जो क्लाइंट्स वगैरह आते हैं वो कहते हैं स्टे लेना है. अब ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है किसी भी सिविल प्रैक्टिस में लॉयर्स को हमें इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए. देखें, एक पर्सन है उसने कोई सूट फाइल किया है, फॉर इंस्टेंस उसने सूट फॉर डिक्लेरेशन फ़ाइल किया है या उसने सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फ़ाइल किया है या उसने सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन फ़ाइल किया है, जो हम आगे पढ़ेंगे. किसी किस्म का भी उसने सूट फाइल किया है, लेकिन उसको अगर ये लगता है कि उसको टेम्परेरी इंजंक्शन भी कोर्ट में की तरफ से ग्रांट किया जाए, वो अदर पर्सन आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आपको डिस्पोजेस करने की कोशिश कर रहा है, या जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है उसको वो बेचने की कोशिश कर रहा है, किसी भी किस्म की इस किस्म की सिचुएशन हो और आपको लगता हो कि आपने टेम्परेरी इंजंक्शन भी साथ सीख करना है, तो नॉर्मली ये होता है कि सूट फाइल किया किसी भी काइंड का, उसके साथ अंडर ऑर्डर 39 रूल 1-2 CPC उसके अंदर एक एप्लीकेशन भी फ़ाइल की जाती है जिसमें ये सीख किया जाता है कि हमें जब तक ये सूट डिसाइड नहीं होता हमें टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट किया जाए. देखिए, कॉमन सेंस की बात है कि जिस दिन हमने सूट फाइल किया है
अगर तो हम उसके साथ ही ये एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो जो दूसरी पार्टी है उसको तो अभी कोई नोटिस नहीं हुआ, उसको कैसे पता लगेगा कि मेरे खिलाफ किसी ने सूट भी फाइल कर दिया है? उसको तो जब वो समन नोटिस वगैरह जाते हैं तब पता लगता है कि मेरे खिलाफ सूट फाइल हुआ है। आपको अर्जेंसी, आपने सूट फाइल किया, साथ एप्लीकेशन लगाई और वहाँ पे जज साहब के सामने, कोर्ट के सामने आप अपीयर हुए और आपने ये एप्लीकेशन पे आर्गूमेंट्स वहाँ पे करने हैं कि मुझे यहाँ पे ये स्टेटस को, ये स्टे, ये टेम्परेरी इंजंक्शन फॉर द टाइम बीइंग फॉर द नेक्स्ट डेट मुझे ग्रांट किया जाए। अब यहाँ पे दूसरी पार्टी तो है नहीं, और अगर इफ़ द कोर्ट्स गेट सेटिस्फाइज कि आपको देना चाहिए ये ग्रांट, ये टेम्परेरी इंजंक्शन, और वो ग्रांट करती है, तो उसको हम कहते हैं एड इंटरिम इंजंक्शन या इंटरिम इंजंक्शन। ये नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग के लिए होगा। फिर उस डेट पे अगर डिफेंडेंट आ जाता है, वो अपना रेप्लिकेशन, उस हमारी एप्लीकेशन का जवाब देगा। उसके बाद दोनों पार्टीज़ की तरफ से इस एप्लीकेशन पे आर्गूमेंट्स होंगे, और अगर कोर्ट को लगेगा कि ये इसको दे देना चाहिए टिल द डिसीजन ऑफ द कोर्ट और फॉर द 6 मंथ्स, वट एवर, जो भी कोर्ट को लगता है, तो या तो ये जो इंटरिम या एड इंटरिम इंजंक्शन जो शुरू में ग्रांट किया गया था, कोर्ट उसको कंफर्म कर देगी या उसको डिसमिस कर देगी, ख़त्म कर देगी। तो ये टेम्परेरी इंजंक्शन हुक्म इम्तनाई आर्जी इस तरह ग्रांट किया जाएगा। अब इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है टेम्परेरी इंजंक्शन के, वो है नंबर 1 तो यू हैव टू इस्टेब्लिश दैट यू हैव अ प्राइमा फेशियाई गुड केस, जिसने डिक्री होने के बड़े चांसेस है। पहली बात, इस पे आपको कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ता है। सेकेंडली, इररिपेयरेबल लॉस, कि अगर आपको ये टेम्परेरी इंजंक्शन फॉर द टाइम बीइंग ना ग्रांट किया गया तो आपको एक इररिपेयरेबल लॉस होगा। दूसरी बात, थर्ड वन होता है कि बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, कोर्ट ने ये देखना होता है कि अगर मैं ये टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट करती हूँ या नहीं करती हूँ, दोनों सूरतों में किसको ज़्यादा नुकसान होगा, कोर्ट ने ये बैलेंस आउट करना होता है। सो ये 3 टेम्परेरी इंजंक्शन के इंग्रेडिएंट्स हैं जिन पे हमने आर्गू करना होता है। तो एप्लीकेशन फ़ाइल की, एड इंटरिम इंजंक्शन अगर ग्रांट हुआ, उसके बाद दूसरी पार्टी आएगी, फिर दोनों पार्टीज़ उस एप्लीकेशन पे आर्गू करेंगे, और फाइनली या तो कोर्ट उसको कंफर्म करेगी, उसे ऑलरेडी गिवन जो एड इंटरिम इंजंक्शन है, या तो उसको कंफर्म करेगी या डिसमिस कर देगी। अब आते हैं परपेचुअल इंजंक्शन, जो दूसरी काइंड बताई गई है। अब परपेचुअल इंजंक्शन कैन ओनली बी ग्रांटेड बाय द डिक्री मेड एट द हियरिंग एंड अपॉन द मेरिट्स ऑफ द सूट। देखें, ये क्या है परमानेंट इंजंक्शन? हुक्म इम्तनाई दवामी, यानी परमानेंटली, हमेशा के लिए किसी को किसी काम से रोकना है या उसको कहना है कि आप ये काम करो। देखिए, अब इसमें या तो आप, एक पर्सन सिर्फ परमानेंट इंजंक्शन चाहता है तो वो एक सूट फाइल करेगा, सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन, इसके साथ भी वो टेम्परेरी इंजंक्शन की एप्लीकेशन लगा सकता है अगर फौरी तौर पे उसको कोई रिलीफ चाहिए हो। सेकेंडली, अगर किसी ने सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए फ़ाइल किया, उसके साथ अगर किसी को परमानेंट इंजंक्शन चाहिए तो वो साथ ये फर्दर रिलीफ भी कोर्ट से क्लेम कर सकता है कि परमानेंटली इस पर्सन को इस काम के साथ, इस काम से रोका जाए इसको, या इसको कहा जाए कि ये काम करें। और अगर आपने कोई सूट फॉर डिक्लेरेशन फ़ाइल किया तो उसके साथ भी आप परमानेंट, यानी या तो आप सेपरेटली, आप सिंपली सिर्फ ये रिलीफ क्लेम करेंगे कि मुझे इस पर्सन को परमानेंटली ये, इसके अगेंस्ट ये इंजंक्शन ग्रांट किया जाए, सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन आप फाइल करेंगे, या फिर कोई दूसरी काइंड के अगर सूट फाइल किए हैं तो उनके साथ फर्दर आप ये परमानेंट इंजंक्शन भी क्लेम कर सकते हैं। अब ये है क्या? अ परपेचुअल इंजंक्शन कैन ओनली बी ग्रांटेड बाय द डिक्री मेड एट द हियरिंग एंड अपॉन द मेरिट्स ऑफ द सूट, यानी कोर्ट दोनों पार्टीज़ को सुन के उस केस के मेरिट के बाद ही डिसाइड कर सकती है ना कि किसी पर्सन को किसी काम से परमानेंटली रोकना है या वो परमानेंटली उसको कहना है कि आप ये काम करें। ऐसा तो नहीं हो सकता कोर्ट ने आपको एक हियरिंग पे सुना, वन साइडेड ही आपकी फेवर में डिक्री पास कर दी परमानेंट इंजंक्शन की, ऐसा नहीं होता, ये प्रॉपर सूट होता है। सो कोर्ट ने केस के मेरिट्स देखने, उसके बाद डिक्री की, इसमें भी डिक्री पास की जाएगी परमानेंट इंजंक्शन की। The defendant is thereby perpetually enjoined from the assertion of a right or from commission of an act which would be contrary to the rights of the plaintiff, यानी plaintiff के जो rights हैं उनके contrary
को अगर कोई वो एक्शन कर रहा है तो परमानेंटली कोर्ट उसको रोक देगी, पूरे केस को सुनने के बाद एक डिक्री पास करेगी परमानेंट इंजंक्शन। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10। अब चैप्टर नंबर 10 में ये जो परपेचुअल इंजंक्शन है, जो परमानेंट इंजंक्शन है, इसको ज़्यादा पूरा कंप्लीट इसको एलेबोरेट किया गया है कि किन सूरतों में दिया जाएगा, किन सूरतों में नहीं दिया जाएगा। सो सेक्शन 54 परपेचुअल इंजंक्शंस व्हेन ग्रांटेड, यानी किन सूरतों में कोर्ट ये परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट करेगी। नंबर 1, सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस कंटेन्ड इन और रेफर टू बाय दिस चैप्टर, अ परपेचुअल इंजंक्शन may be granted to prevent the breach of an obligation existing in favor of the applicant whether expressly or by implication। इसमें ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है, सिंप्लीफाई करूँ तो वो ये कह रहे हैं यहाँ पे, अगर तो जो एप्लीकेंट है उसकी फेवर में कोई ऑब्लिगेशन, चाहे वो एक्सप्रेसली है या इम्प्लाइडली है, उसकी अगर ब्रीच कर रहा है अदर पार्टी डिफेंडेंट, तो कोर्ट यहाँ पे परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट कर देगी। इसको फर्दर आगे इसको ऑब्लिगेशन को ही अटैच किया जा रहा है। व्हेन सच ऑब्लिगेशन अराइजेज फ्रॉम ए कॉन्ट्रैक्ट द कोर्ट शैल बी गाइडेड बाय द रूल्स एंड प्रोविजंस कंटेन्ड इन चैप्टर 2 ऑफ दिस एक्ट। कह रहे हैं कि जब ये ऑब्लिगेशंस अराइज हो रही हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, हमने इसमें ऑलरेडी पीछे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में एक पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट से, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट से किया है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जब वो ऑब्लिगेशन जो प्लेंटिफ की फेवर में अराइज हो रही है या और जिसको वो डिफेंडेंट उसकी ब्रीच कर रहा है, अगर तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट से अराइज हो रही है, तो चैप्टर नंबर 2 की जो प्रोविजंस हैं उसमें जो रूल्स बताए गए हैं, कोर्ट ने उनको सामने रख के फिर डिसाइड करना है कि क्या वो देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि कोर्ट के पास आपने परमानेंट इंजंक्शन का सूट फाइल किया है और वो एक कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड था, आप परमानेंट इंजंक्शन सीख कर रहे हैं, तो कोर्ट चैप्टर नंबर 2 जो ये कह रहे हैं उसको इग्नोर करके तो डिसाइड कर देगी, नहीं, वो चैप्टर 2 की प्रोविजंस को भी वो सामने रखेंगे। अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड, व्हेन द डिफेंडेंट इन्वेड्स और थ्रेटन्स टू इन्वेड द प्लेंटिफ्स राइट टू और एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, द कोर्ट में ग्रांट अ परपेचुअल इंजंक्शन इन द फॉलोइंग केसेस नेमली। यानी यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी किसी प्लेंटिफ के अगर कोई राइट्स हैं और डिफेंडेंट या तो उनकी खिलाफ वर्जी कर रहा है या उनको उनकी इन्वेजन कर रहा है या थ्रेट कर रहा है कि वो उनकी खिलाफ वर्जी करेगा और किसी को परमानेंट इंजंक्शन चाहिए, तो वो कोर्ट अगर देगी तो ये फॉलोइंग सिचुएशंस हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंगली देगी प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर में। नंबर 1 पहली क्या है, व्हेन द डिफेंडेंट इज़ ट्रस्टी ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर द प्लेंटिफ, जहाँ पे जो डिफेंडेंट है वो ट्रस्टी है प्लेंटिफ का, इस सिचुएशन में परमानेंट इंजंक्शन ग्रांट किया जा सकता है। नंबर 2 बी, where there exists no standard for ascertaining the actual damages caused or likely to be caused by invasion, यहाँ पे कोर्ट को ये लगता हो कि जो एक्चुअल डैमेजेस इस खिलाफ वर्जी जो करेगा वो डिफेंडेंट, उस अगर मैं परमानेंट इंजंक्शन ग्रांट नहीं करूँगा तो जो एक्चुअल डैमेज होगा उस प्लेंटिफ को, उस एप्लीकेंट को, उसका जो वो उसको असर्टन नहीं किया जा सकता कि वो कितना डैमेज उसको हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में जब एक्चुअल डैमेज को असर्टन ही नहीं किया जा सकता तो कोर्ट परमानेंट इंजंक्शन ग्रांट कर देगी। नंबर 3, where the invasion is such that pecuniary compensation would not afford adequate relief, यानी कोई ऐसा अगर इस सूरत में भी कोर्ट ये परमानेंट इंजंक्शन ग्रांट करेगी जब जो पिक्यूनरी यानी जो डैमेजेस वगैरह मनी में लाख दे दो, 2 लाख दे दो, वो सफिशेंट नहीं होंगे, वो जो कंपनसेशन उसको अगर दी भी जाती है तो वो एडुकेट रिलीफ नहीं होगा, मुनासिब नहीं होगा, तो इस सूरत में भी परमानेंटली उसको रोका जा सकता है। ये जो परपेचुअल इंजंक्शन है उस पर्सन की फेवर में ग्रांट किया जाएगा। देखिए अगर इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ए में सिंपल था कि जो प्लेंटिफ था उसका जो ट्रस्टी है उसके अगेंस्ट परमानेंट इंजंक्शन ग्रांट किया जा सकता है। बी में ये कहा गया था कि जो वो खिलाफ वर्जी कर रहा है उसके राइट की, अगर उसमें जो एक्चुअल डैमेज है उसको सर्टन नहीं किया जा सकेगा तो कोर्ट परमानेंट इंजंक्शन ग्रांट कर देगी। थर्ड में ये कहा गया है कि अगर जो डैमेजेस वगैरह अगर उसको दिए भी जाते हैं तो वो
मसलन अगर मनी में उसको 2 लाख 3 लाख 10 लाख जितना भी डैमेजेस दिया जा रहा है वो सफिशेंट नहीं है, वो एडुकेट रिलीफ नहीं है। फॉर इंस्टेंस एक ने किसी का घर गिरा दिया, उसने बेचारे ने जाकर सूट फाइल किया था कि जी मेरा घर गिराने लगा, मुझे परमानेंट इंजंक्शन इसके अगेंस्ट आप ग्रांट करें, कोर्ट ने उसको नहीं दिया। अब उसका घर गिरा दिया, बाद में अगर उसने डैमेजेस क्लेम करने हैं तो उसको कहो कि जी आप 2 लाख रुपया ले लो एज डैमेजेस, तो वो तो सफिशेंट नहीं ना होगा। बेटर ये था कि कोर्ट वहाँ पे परमानेंट इंजंक्शन ग्रांट कर देती ताकि उसका घर तो बच जाता। सो इस सूरत में कोर्ट परमानेंट इंजंक्शन ग्रांट करेगी। नंबर 4, where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion, यानी जहाँ पे ये लगता हो कि जो अगर तो उसको पिक्यूनरी जो कंपनसेशन जो उसको अगर हम कहते भी हैं दे दो, लेकिन वो दूसरा बंदा अगर दे ही नहीं सकता, फॉर इंस्टेंस वो काफ़ी गरीब है लेकिन वो किसी का घर गिराने आया हुआ है, कोर्ट में यहाँ पे जाके आप कहते हो जी हमें परमानेंट इंजंक्शन दो, कोर्ट नहीं देती, उसने घर गिरा दिया, बाद में उसके अगेंस्ट आप डैमेजेस का अगर सूट भी फाइल करोगे, उसके पास तो इतने पैसे ही नहीं है कि वो आपको घर की मालियत दे देगा। तो इससे बेटर नहीं है कि उसको वहाँ पे यहाँ पे परमानेंट इंजंक्शन उसके अगेंस्ट ग्रांट किया जाता, उसको हमेशा के लिए रोक दिया जाता। तो इस सिचुएशन में भी कोर्ट ग्रांट करेगी। और लास्ट वन, वेयर द इंजंक्शन इज़ नेसेसरी टू प्रिवेंट अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ जुडिशल प्रोसीडिंग्स, इस सूरत में भी कोर्ट ग्रांट कर देगी जहाँ पे वो अगर लिटिगेंट जो है वो इस किस्म का है, उसने बार बार सूट फाइल किए जाने, तो इस सिचुएशन में भी मल्टीप्लिसिटी ऑफ जुडिशल प्रोसीडिंग्स को रोकने के लिए भी कोर्ट फाइल करे ग्रांट कर सकती है। यहाँ पे परपेचुअल सेक्शन 55 मैंडेटरी इंजंक्शंस व्हेन to prevent the breach of an obligation it is necessary to compel the performance of certain acts which the court is capable of enforcing। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं जब किसी ऑब्लिगेशन की ब्रीच कर रहा हो डिफेंडेंट और कोर्ट के लिए ज़रूरी हो कि उसको कंपेल करे कि वो कुछ सर्टन एक्ट्स करेगा जो कि कोर्ट इन्फोर्स भी करवा सकती है, द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन ग्रांट एन इंजंक्शन टू प्रिवेंट द ब्रीच कंप्लेन्ड ऑफ एंड ऑल्सो टू कंपेल परफॉर्मेंस ऑफ द रिक्विजिट एक्ट्स। यानी कोर्ट के पास यहाँ पे ये भी पावर है, मैंडेटरी वो इंजंक्शन भी ग्रांट कर सकती है कि अगर वो कुछ एक्ट्स के लिए सर्टन के लिए उस पर्सन को कह सकती है कि आप ये करोगे, आपको ये करने पड़ेंगे। अब इसकी अगर इलस्ट्रेशन देखें तो वहाँ से बात ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। इलस्ट्रेशन F, ए बीइंग बीज मेडिकल एडवाइज़र, ए बी का मेडिकल एडवाइज़र था, थ्रेटन्स टू पब्लिश बीज रिटन कम्युनिकेशन विद हिम। ए और बी के, ए जो मेडिकल एडवाइज़र था, बी का उनके दरमियान कोई रिटन कम्युनिकेशंस हुई थी। अब वो उन कम्युनिकेशन से शो क्या होता था, शोइंग दैट बी हैज़ लेड एन इमोरल लाइफ। वो रिटन कम्युनिकेशंस में फॉर इंस्टेंस अगर बी ने ये एडमिट किया हुआ था कि उसने इमोरल लाइफ गुजारी हुई है, ये उनके दरमियान रिटन कम्युनिकेशन थी और वो ये कह रहा था कि मैं इसको पब्लिश कर दूंगा। बी में ऑब्टेन एन इंजंक्शन टू रिस्ट्रेन द पब्लिकेशन, तो यहाँ पे बी कोर्ट में जा सकता है और जाके कह सकता है कि जी मुझे ए को परमानेंटली उसके अगेंस्ट इंजंक्शन ग्रांट करे कि वो मेरी जो रिटन कम्युनिकेशंस हैं उसको पब्लिश ना करे। तो यहाँ पे कोर्ट एक मैंडेटरी इंजंक्शन ग्रांट करेगी जिसमें उसको फोर्स करेगी कि आपने ये काम नहीं करना, आपने जो ये पब्लिकेशंस हैं, जो इनकी रिटन कम्युनिकेशंस हैं, इनको पब्लिश नहीं करना। ये मैंडेटरी है, कुछ सर्टन एक्ट्स के लिए कोर्ट कंपेल कर सकती है किसी भी पर्सन को कि आप ये करोगे या नहीं। सेक्शन 56 इंजंक्शन व्हेन रिफ्यूज, यानी वो सिचुएशन जिनमें कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेगी। नंबर 1, टू स्टे अ जुडिशल प्रोसीडिंग्स, किसी जुडिशल प्रोसीडिंग्स को स्टे करने के लिए पेंडिंग एट द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट इन विच द इंजंक्शन इज सॉट। देखें यहाँ पे पहली सिचुएशन ये बताई गई है कि जब एक सूट फाइल किया जाएगा किसी जुडिशल प्रोसीडिंग्स को स्टे करवाने के लिए, जो कि जुडिशल प्रोसीडिंग्स वो पेंडिंग थी जब ये सूट फाइल किया गया, तो इस सिचुएशन में कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट नहीं की करेगी कि पेंडिंग जो जुडिशल प्रोसीडिंग्स हैं उनको स्टे करने के लिए कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेगी अनलेस, लेकिन यहाँ पे एक सिचुएशन दी गई है, अनलेस सच रिस्ट्रेंट इज़ नेसेसरी टू प्रिवेंट अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स। लेकिन एक सिचुएशन है जहाँ पे कोर्ट को ये लगे कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स को रोकने के लिए स्टे दिया जाना ज़रूरी है, इन दैट सिचुएशन दे सकती है, अदरवाइज पेंडिंग जुडिशल
प्रोसीडिंग्स के लिए स्टे नहीं दिया जाएगा। नंबर 2, टू स्टे प्रोसीडिंग्स इन अ कोर्ट नॉट सबॉर्डिनेट टू दैट फ्रॉम विच द इंजंक्शन इज सॉट। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखें, एक जो लोअर कोर्ट है वो किसी सुपीरियर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को स्टे करने के लिए इंजंक्शन ग्रांट नहीं कर सकती। फॉर इंस्टेंस सिविल कोर्ट में हम एक दावा फाइल कर रहे हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उसको स्टे कर दिया जाए। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हायर कोर्ट है, जो सिविल कोर्ट है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की सबॉर्डिनेट है। सेम वे कोई सिविल कोर्ट में एक सूट नहीं फाइल किया जा सकता कि हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को स्टे कर दिया जाए। सो कहने का मतलब ये है कि जो हायर कोर्ट्स हैं वो तो स्टे कर सकती हैं लोअर कोर्ट्स की प्रोसीडिंग्स को, उनकी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स की प्रोसीडिंग्स को, बट एक सबॉर्डिनेट कोर्ट अपनी जो हायर फॉरम है, हायर कोर्ट है, उसकी प्रोसीडिंग्स को स्टे नहीं कर सकती। नेक्स्ट, टू रेस्ट्रेन पर्सनस फ्रॉम अप्लाइंग टू एनी लेजिस्लेटिव बॉडी। अब इसका मतलब ये है कि कोर्ट ऐसा भी इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेगी जहाँ पे कोर्ट से ये सीख किया हो कि किसी पर्सन को किसी लेजिस्लेटिव बॉडी से को अप्रोच करने से रोका जाए। फॉर इंस्टेंस मैं कोर्ट में जाके एक सूट नहीं फाइल कर सकता कि बी को के अगेंस्ट ये इंजंक्शन ग्रांट किया जाए, उसको रोका जाए कि वो मेरे अगेंस्ट कोई सूट फाइल नहीं कर सकता, वो मेरे अगेंस्ट कोई एफआईआर वगैरह फाइल नहीं कर सकता। सो कहने का मतलब है जो लीगल राइट्स हैं किसी पर्सन के टू अप्रोच एनी लेजिस्लेटिव बॉडी, एनी लीगल बॉडी, हर बंदे का राइट है कि वो वहाँ पे जा सकता है। सो उससे रोकने के लिए कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेगी। किसी को आप ये नहीं सूट फाइल कर सकते कि जी आप कर तो ले लेकिन कोर्ट आपको ग्रांट नहीं करेगी इंजंक्शन के फलाना बंदा कोर्ट में नहीं जा सकता, या वो किसी और जो भी बॉडी या लीगल बॉडी है उसको अप्रोच नहीं कर सकता। इस किस्म का स्टे कोर्ट ग्रांट नहीं करेगी। नेक्स्ट, to interfere with the public duties of any department of the central government or any provincial government or with the sovereign acts of a foreign government। यहाँ पे नेक्स्ट में अब ये कह रहे हैं कि कोई भी डिपार्टमेंट हो जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट जो है, या किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट का हो या किसी फॉरेन गवर्नमेंट का हो, उसके अगेंस्ट कोर्ट स्टे ग्रांट नहीं करेगी। जो कोई भी वो एक्ट्स कर रहे हैं, जो अपनी पब्लिक ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, उनसे रोकने के लिए कोर्ट स्टे ग्रांट नहीं करेगी। नेक्स्ट, टू स्टे प्रोसीडिंग्स इन एनी क्रिमिनल कोर्ट, यानी क्रिमिनल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को स्टे करने के लिए भी कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेगी। हम ऐसा नहीं हो सकता कि एक बंदे का एक क्रिमिनल कोर्ट में एक केस चल रहा है और वो सिविल कोर्ट में सूट फाइल कर दे कि जी मुझे इंजंक्शन दे कि वो जो क्रिमिनल केस मेरा चल रहा है उसको स्टे कर दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट, to prevent the breach of a contract the performance of which would not specifically enforced। किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच की जा रही हो और वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो जिसकी परफॉर्मेंस स्पेसिफिकली इन्फोर्स ना करवाई जा सकती हो, तो इस सिचुएशन में भी कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेगी उस कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच के लिए। देखें, सिंपल वर्ड्स में एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो उसकी किसी ने ब्रीच की, दूसरा पर्सन जाके अगर उसका सूट फाइल करता है और सूट फाइल करने के बाद से उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता। बहुत से कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिनकी इन्फोर्समेंट नहीं करवाई जा सकती, वो इस किस्म का कॉन्ट्रैक्ट है। तो अगर इस किस्म का कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें इंजंक्शन भी ग्रांट नहीं किया जाएगा अगर वो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता। नेक्स्ट, टू प्रिवेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ न्यूसेंस एन एक्ट ऑफ विच इट इज़ नॉट रीजनेबली क्लियर दैट इट विल बी अ न्यूसेंस। कि अगर तो आप कोई पर्सन जाके कोर्ट में स्टे सीक कर रहा है, इंजंक्शन सीक कर रहा है किसी न्यूसेंस की ग्राउंड पे, कोई बंदा न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, तो यहाँ पे भी कोर्ट इस सिचुएशन में इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेगी जब वो जो न्यूसेंस का एक्ट है वो ही डाउटफुल हो, क्लियर ही ना हो। जो सर्कमस्टांसेस हैं केस के ऐसे हैं वो बता रहे हैं कि जी ये न्यूसेंस का एक्ट जो है वो डाउटफुल है, ये हुआ ही नहीं है, ये क्लियर ही नहीं है कि ये न्यूसेंस की भी है या नहीं की, तो इस सिचुएशन में इंजंक्शन भी ग्रांट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट वन, टू प्रिवेंट अ कंटिन्यूइंग ब्रीच इन विच द एप्लीकेंट हैज़ एक्वेसेड। देखें, इसमें ये कहा गया कि अगर कोई
पर्सन ब्रीच कर रहा है, कंटिन्यूसली किसी चीज़ की कर रहा है, और किसी जो एप्लीकेंट आया अगर उसने उससे रिगार्डिंग कंसेंट दी हो, उसने रजामंदी दी हो कि आप ये काम कर सकते हैं, तो बाद में आके अगर वो कोर्ट में इंजंक्शन सीख करेगा कि मुझे इंजंक्शन ग्रांट किया जाए उस पर्सन के अगेंस्ट, तो यहाँ पे कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेगी अगर खुद कंसेंट दी हुई है। तो नेक्स्ट, when equally efficacious relief can certainly be obtained by any other usual mode of proceedings except in the case of breach of trust। नेक्स्ट वन में ये कहा गया कि अगर वो जो एप्लीकेंट आया है, वो जो प्लेंटिफ है जिसने वो सूट फाइल किया है कि मुझे इंजंक्शन ग्रांट किया जाए, उसके पास कोई दूसरा फॉर्म भी अवेलेबल था जिसको उसने स्किप करके यहाँ पे आके सूट फाइल कर दिया है, वो उस फॉर्म को अप्रोच कर सकता था और उसकी ग्रीवेंस रिड्रेस हो सकती थी। तो इस सिचुएशन में चूंकि उसके पास अदर फॉर्म अवेलेबल है, अदर रेमेडी अवेलेबल है, तो इस सिचुएशन में सिविल कोर्ट जो है, जो कोर्ट है, वो इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेगी। कोर्ट कहेगी कि जाओ भाई उधर जाओ, वहाँ पे आप अगर जाओगे तो आपका मसला हल हो जाएगा, यहाँ पे स्टे हम नहीं देते। अगर कोई दूसरा फॉर्म अवेलेबल हो तो भी कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेगी। नेक्स्ट वन, व्हेन द कंडक्ट ऑफ द एप्लीकेंट और हिज एजेंट has been such as to disentitle him to the assistance of the court। अगर जो एप्लीकेंट है या उसका कोई एजेंट है, उनका कंडक्ट कोर्ट में ऐसा है, वो कोर्ट में कुछ ऐसी हरकतें करते हैं कि कोर्ट कहती है भाई हम नहीं आपको, आप कोर्ट को सही तरह असिस्ट नहीं कर रहे हो, वो गलत बयानी करते हैं, फॉल्स किस्म की बातें करते हैं, उनका कंडक्ट इस किस्म का है कि वो कोर्ट को प्रॉपरली असिस्ट नहीं कर रहे, तो यहाँ पे भी कोर्ट रिफ्यूज़ कर देगी उनको इंजंक्शन देने से। नेक्स्ट, वेयर द एप्लीकेंट हैज़ नो पर्सनल इंटरेस्ट इन द मैटर। अब यहाँ पे ये बात भी ज़रूरी है कि जो पर्सन जाके इंजंक्शन सीख कर रहा है उसका पर्सनल इंटरेस्ट भी होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि मैटर ए बी सी का है, ए बी का है और सी जो कि थर्ड पर्सन है उसका कुछ लेना देना ही नहीं है, उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट ही नहीं है, वो कोर्ट में जाकर सूट फाइल कर दे कि इंजंक्शन दे जी मुझे, उसको भी इंजंक्शन नहीं दिया जाएगा। सो ये सिचुएशंस थी जिनमें कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट। लास्ट सेक्शन 57, इंजंक्शन टू परफॉर्म नेगेटिव एग्रीमेंट। अब ये नेगेटिव एग्रीमेंट ये बड़ा इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें कहा गया है, नॉट विथ स्टैंडिंग सेक्शन 56 क्लॉज F where a contract comprises an affirmative agreement to do a certain act। देखें, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बिटवीन A एंड B और वो उसमें चीज़ें एग्री की गई हैं कि वो एक ख़ास काम करेंगे, वो अफर्मेटिव एग्रीमेंट है उन पार्टीज़ के दरमियान जो एग्री कर रही हैं कि ये एक ख़ास काम, एक जो पर्टिकुलर एक्ट है वो किया जाएगा, ये अफर्मेटिव हो गया। कपल्ड विद द नेगेटिव एग्रीमेंट, लेकिन इस अफर्मेटिव एग्रीमेंट के साथ एक नेगेटिव एग्रीमेंट भी अटैच है। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, ये जो नेगेटिव एग्रीमेंट अटैच है उस अफर्मेटिव एग्रीमेंट के साथ, वो एक्सप्रेसली भी उसमें रिटर्न भी हो सकता है या फिर वो इम्प्लाइडली भी हो सकता है कि अंडरस्टैंडिंग है कि ये ऐसे ही होगा। So, where a contract comprises an affirmative agreement to do a certain act coupled with a negative agreement, express or implied not to do a certain act। और वो जो नेगेटिव एग्रीमेंट था उसमें ये था कि ये एक ख़ास काम करना है। एक पहले एग्रीमेंट में ये था कि ये काम करना है और दूसरा जो नेगेटिव एग्रीमेंट था उसमें ये था कि ये ख़ास काम नहीं करना। ये दो किस्म के एग्रीमेंट एक ही कॉन्ट्रैक्ट में है। The circumstances that the court is unable to compel specific performance of the affirmative agreement। लेकिन जो केस के सर्कमस्टांसेस हैं वो इस तरह के हैं कि कोर्ट जो अफर्मेटिव एग्रीमेंट है ना, जिसमें किसी काम को करना था, ज़रूरी था, वो उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन्फोर्स ही नहीं करवाई जा सकती। पहली बात तो ये है कि जो उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को कोर्ट कंपेल नहीं कर सकती अगर कि कोई पार्टी उनमें से उसको ऑनर नहीं करती उस एग्रीमेंट को। पहली बात तो ये होगी। तो फिर क्या होगा, शैल नॉट प्रिक्लूड इट फ्रॉम ग्रांटिंग एन इंजंक्शन टू परफॉर्म द नेगेटिव एग्रीमेंट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो अफर्मेटिव एग्रीमेंट जो किया गया था बिटवीन पार्टीज़ टू डू अ सर्टन एक्ट के उन्होंने वो करना है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट उसकी परफॉर्मेंस नहीं करवाई जा सकती तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोर्ट जो नेगेटिव एग्रीमेंट था बिटवीन द पार्टीज़
उसके रिगार्डिंग इंजंक्शन नहीं ग्रांट कर सकती, कोर्ट कर सकती है, लेकिन यहाँ पे एक शर्त है, प्रोवाइडेड दैट द एप्लीकेंट हैज़ नॉट फेल्ड टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट सो फार एज इट इज़ बाइंडिंग ऑन हिम। लेकिन इस सारे एक्ट में एक कंडीशन है कि जो ये नेगेटिव एक्ट के रिगार्डिंग नेगेटिव एग्रीमेंट के रिगार्डिंग कोर्ट इंजंक्शन तो ग्रांट करेगी, बट अगर ये उस पार्टी ने अपनी पार्ट का परफॉर्मेंस उस कॉन्ट्रैक्ट में कर ली हो। देखें, सिंप्लीफाई करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ बिटवीन द पार्टीज़, उसमें एक बात पे वो दोनों पार्टीज़ एग्री हुई कि ये काम किया जाएगा, अफर्मेटिव एग्रीमेंट। साथ ही उसके साथ ये भी एक एग्रीमेंट था कि ये काम नहीं किया जाएगा, नेगेटिव एग्रीमेंट। अब ये नेगेटिव एग्रीमेंट एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। अब इसके साथ वो जो अगर किसी ने वायलेशन की है उस कॉन्ट्रैक्ट की, तो दूसरी पार्टी तो ऑब्वियसली कोर्ट में जाएगी, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है दैट द अफर्मेटिव एग्रीमेंट जो फर्स्ट वन था कि ये काम करेंगे, उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवाई जा सकती कोर्ट की तरफ से, क्योंकि देर आर सम कॉन्ट्रैक्ट्स जिनकी परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ें, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में भी चैप्टर 2 में बहुत सारी सिचुएशंस आती है जिनमें कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता, उनकी परफॉर्मेंस नहीं के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि दो अफर्मेटिव एग्रीमेंट की परफॉर्मेंस नहीं हो सकती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोर्ट नेगेटिव एग्रीमेंट में इंजंक्शन नहीं ग्रांट कर सकती। दूसरे वाले एग्रीमेंट के रिगार्डिंग कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट कर सकती है, लेकिन शर्त ये है कि उस पर्सन ने अपने पार्ट की परफॉर्मेंस कर दी गई हो। अब अगर इसकी इलस्ट्रेशंस को देखें तो इलस्ट्रेशन सी को अगर देखें तो हमें ज़्यादा क्लियर कट समझ आएगी। ए कॉन्ट्रैक्ट्स विद बी टू सिंग फॉर 12 मंथ्स at B's theater and not to sing in public elsewhere। देखें, एक सिंगर था, वो बी का एक थिएटर था, बी ने उसको हायर कर लिया कि आपने कॉन्ट्रैक्ट ये हुआ कि ए ने बी के थिएटर में 1 साल तक फॉर 12 मंथ्स उसने गाना गाना था रोज़। लेकिन और साथ ये तो हो गया अफर्मेटिव एग्रीमेंट, लेकिन इसके साथ ये भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गया कि वो इसके अलावा कहीं और गाना नहीं गाएगा, वो नेगेटिव कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब यहाँ पे B cannot obtain specific performance of the contract to sing। अब उसको कोर्ट ये फोर्स नहीं कर सकती कि आप गाना गाओगे ही गाओगे। अगर वो ये कहता है कि जी मेरा गला ख़राब हो गया या मेरी आवाज़ ही अब ख़राब हो गई है, मैं अब गाना गा ही नहीं सकता हूँ, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स करवाया जा सकता है? कोर्ट उसको कंपेल कर सकती है कि आप जाके गाना ही गाओगे। फॉर इंस्टेंस उसका गला ख़राब हो गया, उसकी आवाज़ ख़राब हो गया, वो अब गा ही नहीं सकता। सो यहाँ पे पहला पार्ट जो अफर्मेटिव एग्रीमेंट था वो उसकी परफॉर्मेंस तो नहीं हो सकती, लेकिन जो दूसरा उसका पोर्शन था कि किसी और जगह पे भी वो एल्सवेयर जाके गाना नहीं गाएगा, बट ही इज़ एंटाइटल्ड टू एन इंजंक्शन रिस्ट्रेनिंग ए फ्रॉम सिंगिंग टू एनी अदर प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट। लेकिन यहाँ पे कोर्ट यहाँ पे ये इंजंक्शन ज़रूर ग्रांट कर सकती है बी को कि ए जाके कहीं पे भी और जाके गाना नहीं गा सकता, लेकिन शर्त यहाँ पे आगे वो भी आ जाती है कि बी ने अपने पार्ट का परफॉर्मेंस कर दिया, यानी उसने जो उसको पैसे वगैरह देने थे अगर उसने वो दे दिए, तो इस सिचुएशन में कोर्ट उसको रोक सकती है, आपने कहीं और जाके भी गाना नहीं गाना। अब यहाँ पे एक्सप्रेसली वहाँ पे नेगेटिव एग्रीमेंट था इस एग्जाम्पल में। अब दूसरी एग्जाम्पल में जाते हैं जहाँ पे इम्प्लाइड होगा, बी contracts with A that he will serve him faithfully for 12 months as a clerk। B ने कॉन्ट्रैक्ट किया A के साथ कि B जो है वो एक for 12 months उसका क्लर्क के तौर पे वो काम करेगा। A is not entitled to a degree of specific performance of this contract। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट की जो फॉर्मेटिव था कि वो जाके 12 मंथ्स के लिए उसका क्लर्क काम करेगा, इसकी परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। फॉर इंस्टेंस अगर वो आके कहता है पर्सन के जी मैं फ़िज़िकली अनफिट हो गया हूँ, मैं अब एज ए क्लर्क काम नहीं कर सकता हूँ, तो इस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस तो नहीं करवाई जा सकती। कोर्ट कैसे कहेगी कि नहीं जो और 12 महीने के लिए उसका आपने एक क्लर्क के तौर पे काम करना है। सो अफर्मेटिव पार्ट उसकी परफॉर्मेंस नहीं होती। लेकिन इन्होंने अगर साथ में ये एक्सप्रेसली नहीं लिखा था कॉन्ट्रैक्ट में कि ये कहीं और जाके किसी और का भी क्लर्क एज ए क्लर्क काम नहीं करेगा फॉर दैट टाइम फॉर 12 मंथ्स, तो यहाँ पे ये इम्प्लाइड उनके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट था, नेगेटिव कॉन्ट्रैक्ट, कि वो इस पीरियड के दौरान किसी और के पास भी जाके जॉब एज ए क्लर्क नहीं करेगा।
बट ही इज़ एंटाइटल टू एन इंजंक्शन रिस्ट्रेनिंग बी फ्रॉम सर्विंग अ राइवल हाउस एज क्लर्क, लेकिन फिर वो रोक सकता है उसको, यहाँ तक कोर्ट इंजंक्शन दे सकती है रिगार्डिंग दैट नेगेटिव एग्रीमेंट विच वॉज इम्प्लाइड कि वो कहीं और जाके भी काम नहीं कर सकता, वो किसी और उसके राइवल के घर के पास जाके एज ए क्लर्क काम नहीं कर सकता, किसी और पर्सन के पास जाके काम नहीं कर सकता अगर इसको पता लग जाए कि ये किसी दूसरे के पास काम जाके कर रहा है। तो यहाँ पे इम्प्लाइड था, इवन अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा था, इवन देन यहाँ तक इस हद तक कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट कर सकती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंजंक्शन एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज़ कंप्लीट टुडे। हमने पूरा कंप्लीट किया है एक एक सेक्शन को। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।